नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। इन दिनों ब्रिटेन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को लेकर एक विशेष तरह की चर्चा छिड़ी हुई है। मुझे लगा कि हमारे देश को ये चर्चा जाननी चाहिए। किस विषय पर छिड़ी हुई है, आखिर ऐसा क्या ब्रिटेन में हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर पूरे इंग्लैंड में स्पार्क कर गई, और इतना स्पार्क कर गई कि रेसिज्म को लेकर चर्चाएं हो गई, रिलीजन को लेकर चर्चाएं हो गई, और ये चर्चाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि दो दो पार्टियां, जो ब्रिटेन की दो मुख्य पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी जिसकी सरकार है इस समय, और एक लेबर पार्टी जो अपोजिशन में है। लेबर पार्टी सदैव पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ी है। लेबर पार्टी सदैव हिंदुओं के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई पड़ी है। लेबर पार्टी ने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी और उस तस्वीर को एक बाई इलेक्शन के दौरान बांट दिया। इतनी चर्चा हुई कि वो तस्वीर ब्रिटिश पार्लियामेंट में आ गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो तस्वीर आने के बाद इतनी भयंकर चर्चा हुई कि इंग्लैंड के सभी न्यूज़पेपर, इंग्लैंड के या ब्रिटेन की मैं बात करूं, ब्रिटेन के सभी न्यूज़पेपर, ब्रिटेन की सभी न्यूज़ एजेंसी, ब्रिटेन की सभी न्यूज़ जो 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 वीडियो न्यूज़ हैं, उन सब पर उसकी चर्चा हुई। हालांकि वो भारत में बहुत चर्चा का विषय नहीं रहा। हालांकि प्रिंट मीडिया ने अपने यहाँ ब्रिटेन की एक मैगजीन से बीबीसी के एक ऑनलाइन वेबसाइट से वो निकाल कर पूरा हमारे यहाँ ऑनलाइन वेबसाइटों पर उसको छापा, क्योंकि उनको मैटर चाहिए होता है तो छापते ही हैं। लेकिन वो प्रिंट मीडिया में बहुत नहीं चला, हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम की मीडिया में बहुत नहीं चला, लेकिन ब्रिटेन में बहुत चला। प्रधानमंत्री मोदी जी को टोनी ब्लेयर, जो कि इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, टोनी ब्लेयर के साथ 2019 के G7 में एक तस्वीर, जो दोनों हाथ मिलाए हुए खड़े हुए हैं, वो तस्वीर उन्होंने बांट दी। उस बाई इलेक्शन में जब वो तस्वीर बांटी गई, तो उस तस्वीर को बांटते समय जो स्टेटमेंट दिया गया, वो मुझे लगता है वो स्टेटमेंट हम सभी को जानने की ज़रूरत है। उस स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री के उस बयान पर उसमें स्टेटमेंट में ये कहा गया, डोंट रिस्क अ टोरी एमपी हु इज नॉट ऑन योर साइड। अब ये जो बात आई, डोंट रिस्क अ टोरी एमपी, TORY, टोरी एमपी हु इज नॉट ऑन योर रिस्क। टोरी जानने की आवश्यकता पड़ती है। टोरी एक पार्टी थी ब्रिटेन में, टोरी एक पार्टी हुआ करती थी। वो पार्टी अपने समय पर, मैं अगर उस पार्टी की बात करूं, तो वो 18th और 19th सेंचुरी, यानी कि लगभग 1700 और 1800 के लगभग वो पार्टी ब्रिटेन की एक पार्टी थी। उस समय ब्रिटेन में थ्रोन, जो आज की किंग है या जो आज का रॉयल परिवार है, उसके परिवर्तन की बात चल रही थी। वो पहले उन्होंने स्टुअर्ट्स का सपोर्ट किया, और उसके बाद रॉयल अथॉरिटी का, जो आज की रॉयल अथॉरिटी है, उसका सपोर्ट किया, और चर्च और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, उसको डिफीट करने की बात कही, और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर बहस करवाई। चर्च को इस्टेब्लिश किया, यानी कि रूल ऑफ चर्च। हम सब जानते ही होंगे कि क्रिश्चियनिटी जिस समय बढ़ी है, क्रिश्चियनिटी के बढ़ने के दौरान रूल ऑफ चर्च की खूब सारी चर्चा हुई, क्योंकि एक समय पर जब जिस समय ईसा मसीह को स्थापित किया गया, हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 150-200 वर्षों तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहम्मद की मृत्यु के 150 वर्षों तक बिल्कुल सुनसान वीरान था, एक दूसरे की हत्याएं कर रहे थे और खलीफाओं को मार रहे थे, वैसे ही ईसा मसीह की मृत्यु के 150-200 वर्षों बाद ये सब शुरू हुआ, और ईसा मसीह को पैगंबर कहा गया। उन पैगंबर के नाम से रूल करना शुरू किया, और रूल जो करेगा वो वही करेगा जो पैगंबर की डेफिनेशन देगा, यानी कि जो बाइबल का इंटरप्रिटेशन करेगा। 150-200 वर्षों बाद बाइबल आ गई, और उस बाइबल का इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। जब बाइबल का इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया, तो इंटरप्रिटेशन जो करेगा वो रूल करेगा, फाइनल अथॉरिटी उसी की होगी। हालांकि बाद में इस पर 16वीं सदी में, 17वीं सदी में ब्रिटेन में इस बात की डिस्कशन शुरू हो गए, और पूरे यूरोप में शुरू हो गए।
ये कहते हुए क्या रूल ऑफ चर्च को मान्यता देनी चाहिए। नरीमन एम्पायर के अंत होते होते रूल ऑफ चर्च को अंत कर दिया गया और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में आ गए और बाइबल को भी उससे पहले ही हालांकि बाइबल को भी चेंज कर दिया गया और बाइबल का वो पार्ट जो कि डेमोक्रेसी का पार्ट था, पॉलिटिकल फील्ड का पार्ट था या एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन को अब बाइबल से निकाल दिया गया और पुरानी बाइबल, उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और जब नई बाइबल आई जिसमें सिर्फ अध्यात्म की बात कही गई कि आप अपने परमेश्वर से कैसे मिलेंगे और परमेश्वर कैसे आपको देखना चाहते हैं, वो बातें उसमें छोड़ेगी, उसको ही न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। आपको याद होगा कि पैगंबर परंपरा मोहम्मद के पास भी है और पैगंबर परंपरा उससे पहले ईसा मसीह के पास भी, लेकिन ईसा मसीह के फॉलोवर्स को वो मारते हैं, मुसलमान मारते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि वो ये कहते हैं कि तुम ओल्ड टेस्टामेंट को नहीं मानते, न्यू टेस्टामेंट को मानते हो। न्यू टेस्टामेंट आधुनिकता से पर लबरेज है, न्यू टेस्टामेंट में अध्यात्म पर बाइबल है और बाकी सारी चीजें पार्लियामेंट को दे दी गई। ये जब पार्लियामेंट को देने की चर्चा हो रही थी तो उस समय ये जो टोरी पार्टी है, वो टोरी पार्टी पहले स्टुअर्ट्स उस समय के शासक थे, रॉयल फैमिली थी, पहले उसका सपोर्ट करती है, फिर रूल ऑफ चर्च का सपोर्ट करती है, फिर रॉयल अथॉरिटी का सपोर्ट करती है, फिर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सपोर्ट करती है, फिर वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म को डिफीट करने की बात करते हैं। ये बहुत सारी चीजें उस समय हुई। तो कहने का मतलब अभी जो लेबर पार्टी ने वो पर्चा छापा, उसमें जब उन्होंने ये लिख दिया, मतलब साफ साफ उन्होंने लिखा कि डोंट बिलीव या डोंट ट्रस्ट और डोंट रिस्क अ टोरी एमपी, यानी कि आज की जो पॉलिटिकल पार्टी शासन कर रही है उसकी तरफ से जो वहां चुनाव लड़ रहा है उस पर रिस्क मत लीजिए। वो टोरी हैं, वो रिलीजियस लोगों का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो धर्म निरपेक्ष नहीं हैं, वो ट्रेडिशनल बातों पर बात करते हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों ऐसा कहा गया, हालांकि उस पर बहुत सारी चर्चा हुई और उस चर्चा में प्रीति पटेल जो कि होम सेक्रेटरी हैं ब्रिटेन की इस समय, प्रीति पटेल भी उसमें घसीटी गई। उसमें कुछ फुटबॉलर भी घसीटे गए जो कि रेसिज्म जिनके ऊपर तंज कसा गया, कुछ सॉकर्स घसीटे गए जिनके ऊपर इटली से मैच हारने के बाद उनके ऊपर ब्रिटेन के लोगों ने तंज कसा, हालांकि उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उनको काला कहा गया या उनको नॉन इंग्लिश कहा गया। मतलब क्यों? क्योंकि वो अफ्रीकन और ब्रिटिश थे या एशियन ब्रिटिश थे, इसलिए वो चूंकि टीम में थे, टीम हार गई और उनके ऊपर दारोमदार था, इसलिए उन पर बहुत सारे तंज कसे गए और रेसिज्म की एक बहस चल गई। प्रीति पटेल ने बड़ा खुलकर उसका विरोध किया, क्योंकि वो होम सेक्रेटरी थी, इसलिए उन्होंने, होम सेक्रेटरी से मतलब हमारे यहाँ जिसको हम होम मिनिस्टर कहते हैं, होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने खुलकर उसका विरोध किया। विरोध करने के दौरान पूरी की पूरी कंजर्वेटिव पार्टी ने उसका विरोध किया। अब लेबर पार्टी का कहना ऐसा है कि प्रीति पटेल भी उसमें इन्वॉल्व हैं, प्रीति पटेल भी रेसिज्म को लेकर खेल रही थी और प्रीति पटेल भी कायम नहीं है कि वो अंग्रेजों के साथ हैं, कि वो ब्लैक के साथ हैं, कि वो एशियन के साथ हैं, कि उन लोगों के साथ हैं जो रिलीजन को मानते हैं, कि उन लोगों के साथ हैं जो ट्रेडिशन को मानते हैं, कि उन लोगों के साथ हैं जो अंग्रेज संसार पर रूल करता है या चर्चिस के पास हैं। चर्चिस मतलब जो चर्च प्रशासन करते हैं, फादर पादरियों के साथ हैं। इसलिए प्रीति पटेल पर विश्वास नहीं किया जा सकता और बोरिस जॉनसन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं हुई। अब क्यों नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनके पास भारत का 40 से 45% अब 50% वोट है, यानी कि भारत में अगर मैं कहूं कि 60 करोड़ 70 करोड़ लोग वोट डालते हैं, तो जिनके साथ 35 से 40 करोड़ लोग खड़े हों, 35-40 करोड़ लोग जिसके साथ खड़े हों, जो ये कहता हो कि मेरे साथ 125 करोड़ 130 करोड़ लोग खड़े हैं, मैं अगर ये कहूं कि वोट अगर उनको 40 करोड़ मिलते हैं तो उनके बच्चों परिवार को मिलाकर मैं कहूं कि 60 से 70 करोड़ लोग जिस व्यक्ति के साथ खड़े हों, उसकी तस्वीर बोरिस जॉनसन के साथ छापकर चुनाव में बांटना और कहना कि टोरी एमपी हैं ये, यानी कि इनका कोई दीन ईमान नहीं। बोरिस जॉनसन के लिए वो कह रहे थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर वो इसलिए छाप रहे थे क्योंकि भारत में इस समय एक बड़ी जंग चल रही है। जंग ये चल रही है कि भारत का एंशिएंट कल्चर रिच है या फिर आज का तथाकथित सेकुलरिज्म रिच है। अब सेकुलरिज्म रिच है तो जो सेकुलरिज्म के नाम से भारत के साथ खेल रहे हैं
उनका अगर नरेंद्र मोदी विरोध करेंगे, मोदी सरकार अगर साइलेंटली संसार में खेल रही है, वो शपथ तो संविधान की खाते हैं, उनको वर्ड से पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए जिह्वा से ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन कृत्य जिस प्रकार के वो करते हैं, जो उनके कार्य हैं, जो जिस प्रकार से वो सनातन को सपोर्ट करते हैं, जिस प्रकार से वो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, जिस प्रकार से वो हिंदुस्तान में काम करते हैं और इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट का नारा लेकर, और मैं, आपने सुना होगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं ये करने दूंगा, वो नारा देने वाले हों, अब वो ज़्यादा न बोलकर कृत्य कर रहे हैं, और जिसकी वजह से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही हो और पूरे विश्व को, यूरोप को, खाड़ी को, पाकिस्तान तो है ही है, और खाड़ी के अलावा और अमेरिका को, इनको कष्ट इस बात का हो रहा है कि भारत विश्व गुरु की तरफ दोबारा कैसे वापस जा सकता है। भारत संसार पर राज्य कभी करता था, वो भारत कैसे ऐसा हो सकता है। बाला साहब की बात पूजनीय सरसंघ चालक जी अभी 2 दिन पहले कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि बाला साहब एक बार इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में कुछ उनका अभिवादन हो रहा था। उस अभिवादन के दौरान कुछ वहाँ के एमपी ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि आप लोग डेमोक्रेटिक हो गए, आपने बड़ा अच्छा किया, और हम लोग जब गए तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और हमने आपको डेमोक्रेसी सिखा दी, हमने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम सिखा दिया। नहीं तो जो तथाकथित मुस्लिम, जो तथाकथित मनमोहन सिंह जैसे लोग हैं, वही कहते नहीं तो मुस्लिम शासन भारत में था और मुसलमान भारत में शांत राज्य कर रहा था, और ये ऐसी बहुत सारी बातें। उस पर बाला साहब जब बाद में खड़े हुए तो उन्होंने कहा, आपने हमारे लिए कहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे विषय में ऐसा सोचा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक त्रुटि है, वो त्रुटि ये है कि भारत ने विश्व को बताया कि सूरज कैसा, चंद्रमा कैसा, और भारत में जब आपके पैगंबर पैदा भी नहीं हुए थे, यानी कि आप सिविलाइज्ड की तरफ सोचते भी नहीं थे, हुकूक आके जहीलिया, जो मुस्लिम कहते हैं कि हुकूक आके जहीलिया था, यानी कि जाहिलों का शासन था मोहम्मद के पैदा होने से पहले। उस समय भारत में डेमोक्रेसी थी, भारत में बज्जी संघ, शाक्त संघ, ऐसे संघ शासन कर रहे थे, और भारत में किताबें लिखी जा चुकी थी, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा चुके थे, और संवैधानिक रूप से भारत में राजा भी संविधान से चुना जाने वाला व्यक्ति था। इसलिए इस त्रुटि को सुधार लीजिए। और खगोल शास्त्र की जिसकी बात आप करते हैं, खगोल शास्त्र में भारत सदैव से, जो भारत ने प्रतिष्ठा स्थापित की आज से 2500, 3000, 4000, 5000 साल पहले भी, वो 5000 सालों की बात भी आज भी कोई भी विश्व का वैज्ञानिक झुटला नहीं पाया है। अगर झुटलाया भी है तो थोड़ी समय तक झुटला रहा, लेकिन उसके बाद फाइनली यही कहा गया कि जो भारत कह रहा है वो ठीक कह रहा है। फिर भी आप कहते हैं कि भारत पिछड़ा हुआ है। ऐसे विचार रखने वाला इंग्लैंड या यूरोप, जिसको ये लगता हो कि हमने हिंदुस्तान पर 400 वर्ष तक शासन किया, जिसको ये लगता हो कि 250 वर्ष तो हमने फुल फ्लैश भारत पर शासन किया हो, और गुलाम भारत के लोग कैसे भारत की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर सकते हैं, वो लेबर पार्टी स्टेटमेंट दे रही है। ये स्वाभाविक है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट देगा। अब देखना यह है कि भारत में अगर सरकारें बदल जाती हैं और उनके मन माफिक सरकारें बैठती हैं, उनके मन माफिक कैसी, सोनिया गांधी की सरकार बैठ गई, मनमोहन सिंह जी बैठ गए, वो उनके अनुसार सरकार चलने वाली थी, क्योंकि राजीव गांधी एक बार खुद स्टेटमेंट दे आए थे कि मैं तो भाई क्रिश्चियन हूं, मैंने तो सोनिया जी से विवाह कर लिया इसलिए मैं क्रिश्चियन हो गया, मेरा और आपका रिलीजन एक है। और मनमोहन सिंह जी, वो तो ऑक्सफोर्ड में स्टेटमेंट दे आए थे, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में, वो वहां स्टेटमेंट दे आए थे कि अगर आप भारत में ना आए होते, शुक्रिया कि आप भारत में आए और आपने भारत को डेमोक्रेसी सिखाई, आपने भारत को आधुनिकता सिखाई। और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, इसलिए वो स्टेटमेंट पूरे ब्रिटेन में छाया हुआ था, लिखा हुआ था कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा ऐसा कहता है और भारत गुलामी की जंजीरों से आज भी बंधा हुआ है। भारत इंग्लैंड के से बड़ा प्रभावित है और इंग्लैंड के एहसानों को आज भी भूला नहीं है। ऐसे सवेरे के अखबारों में छपा हुआ था। कुल मिलाकर बात यह है कि वो सरकारें जिनको ये मालूम ही नहीं था कि सेकुलर मतलब हिंदू होता है, वो सेकुलरिज्म की परिभाषा दूसरी देते रहे। उनको मालूम ही नहीं था कि हिंदुस्तान की मातृभाषा, मातृभूमि और वहाँ का कल्चर क्या है, वो वैल्यू आधारित है। भारत में डेमोक्रेसी इस स्तर पर है, सेकुलरिज्म इस स्तर पर है कि अगर कोई भगवान की पूजा नहीं करता तो भी वो हिंदू है। अगर वो किसी देवी देवता को नहीं मानता तो भी वो हिंदू है। अगर वो नास्तिक है तो भी हिंदू है। जो नास्तिक है और कहते हैं हिंदू है, तो इससे बड़ा सेकुलरिज्म संसार में कहाँ मिल सकता है? इससे बड़ा सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या हो सकती है?
लेकिन अगर मुसलमान को ये कहा जाए कि वो अल्लाह को नहीं मानते, वो नास्तिक है, तो क्या मुसलमान ये कहेगा कि वो सेकुलर वो मुसलमान है? क्या क्रिश्चियन ये कहेगा कि वो क्रिश्चियन है? क्या यहूदी ये कहेगा कि वो यहूदी है? लेकिन हिंदू कहेगा कि वो हिंदू है अगर वो नास्तिक है तो भी। इसका मतलब है कि हिंदुइज्म प्योर सेकुलरिज्म की परिभाषा है। जो सेकुलर शब्द है प्रीएम्बल में, उस सेकुलर को हटाकर अगर हिंदू लिख दिया जाए कि इंडिया इज ए हिंदू कंट्री, सेकुलर हटाकर, तो भी एक ही बात होती है। ये पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत समझाने का प्रयास कर रहे थे असम की बैठक में, लेकिन ये जो इंग्लैंड में हुआ वो दिखाता है कि वो हमारे विषय में कैसे सोचते हैं और हमको कैसे लेते हैं। और उसका मुख्य कारण है कि हिंदुस्तान के लोग, भारत की आबादी आज भी जो उनके प्रभाव में है, वो वेस्ट की तरफ देखती है, वो यूरोप से प्रभावित रहती है, वो अमेरिका की तरफ जाती है, उसको मॉडर्नाइजेशन बहुत पसंद है, उसको भारत का कल्चर अच्छा नहीं लगता, उसको भारत अच्छा नहीं लगता, उसको विदेशी देवी देवता अच्छे लगते हैं। उसको विदेशी देवी देवता से मतलब है उसको ईसा मसीह अच्छे लगते हैं जो यरूशलेम में पैदा हुए, उसको मोहम्मद अच्छे लगते हैं जो मक्के में पैदा हुए, उसको लेनिन अच्छे लगते हैं, उसको माओ अच्छा लगता है, उसको कार्ल मार्क्स अच्छा लगता है, उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको पढ़ा जाता है, लेकिन वो राम को नहीं पढ़ता, वो कृष्ण को नहीं पढ़ता, वो भारत के वेदों को नहीं पढ़ता, वो भारत की पुस्तकों को नहीं पढ़ता, और महिषासुर मर्दांगनी को कहता है कि उसने दलित मार दिया, माँ दुर्गा ने दलित मारा। ऐसा भारत में कहने वालों की कोई कमी नहीं रही है। यही कारण है कि उनकी सोच आज भी यही है कि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी को अगर तोड़ना है, भारत को अगर तोड़ना है, तो आज की बीजेपी सरकार को तोड़ना पड़ेगा। यही कारण था फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया कि आप हमें टोरी पार्टी, टोरी एमपी क्यों कह रहे हैं, टोरी एमपी नरेंद्र मोदी के साथ क्यों कह रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को रिलीजियस पुराने ऑर्थोडॉक्स क्यों बता रहे हैं कि वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति हैं जो हजारों साल पुरानी संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय डायस्पोरा ने खुलकर इंग्लैंड में विरोध किया, और खुलकर विरोध यहां तक किया कि लेबर पार्टी के सामने प्रदर्शन कर दिए, और यहां तक पार्लियामेंट के अंदर बोरिस जॉनसन ने लेबर पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये स्टेटमेंट अगर आप वापस नहीं लिया, आप भारत के प्रधानमंत्री की इंसल्ट कर रहे हैं, आप रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखा रहे हैं, हमारा फ्रेंड भारत उसको आप गलत तरीके से ले रहे हैं, इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है, इससे संसार में चलने वाला जो आज का समाज है, जो सेकुलर है, प्योर सेकुलर है, जो इंग्लैंड है आज का, जो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, आप उन संबंधों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं, और आप इससे नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, और आज के आधुनिक पीढ़ियों को नुकसानित कर रहे हैं। आप केवल वहाँ के जो वो हिंदू, वो क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन हिंदुज्म के विरोध में खड़े होते हैं, जो क्रिश्चियनों को भारत हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, उनका वोट आकर्षित करने के लिए आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। केवल इतनी सी बात है कि आपको 400 वोट मिल जाए। कुछ ऐसे लोग भी जो इंग्लैंड में मुसलमान हैं, वो मुसलमानों का वोट खींचने के लिए आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये इंटरनेशनली अच्छा नहीं है, और ये डोमेस्टिक इलेक्शन में किसी भी तरह से किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं खींचा जाना चाहिए। लंबी बहस हुई, और उस बहस के बाद लेकिन जो स्टैमलर हैं उन्होंने उस स्टेटमेंट को वापस नहीं लिया। वो लगातार राउंड घुमाते रहे, घुमाते वो रेसिज्म पर ले गए, वो प्रीति पटेल पर ले गए, वो इंडियन डायस्पोरा पे ले गए, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि लेबर पार्टी सदैव मुसलमानों के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ी। आर्टिकल 370 के समय पर भी आपने सुना होगा, हालांकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था चुनाव से पहले, 2019 के चुनाव से पहले, और वो स्टेटमेंट किसी न किसी तरह से भारत के फेवर में इसलिए क्योंकि वो भारतीय डायस्पोरा का वोट लेना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और ना जाकर हमारे ऐप dkdubate.com जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।